ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जवाब लेंगे। और बीजेपी के नेता मोहनलाल जी हमारे साथ हैं, आईएनएलडी से हमारे साथ रामनिवास जी हैं, और इस वक्त कांग्रेस से डॉक्टर केवी सिंह भी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एमएचओ न्यूज में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बार प्रतिक्रिया चाहूंगा रेल बजट पर आपकी। हमारे साथ मेहमान भी इनेलो और बीजेपी के भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इस रेल बजट पर। सबसे बड़ी बात तो एक पहला सबसे ये लोकतंत्र के साथ उन्होंने धोखा किया है कि बजट से पहले, सेशन से पहले ही इन्होंने अपना रेल भाड़ा और किराया बढ़ा के ये लोकतंत्र के साथ धोखा मजाक किया है। दूसरा, ये जो रेल बजट इन्होंने पेश किया है, ये खास तौर पे गरीब आदमी के साथ मजाक किया है कि जो सेकंड क्लास में सफर करने वाले हैं उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। तीसरा, ये जो बजट है, जो बुलेट ट्रेन की बात करके ये सिर्फ अमीर यात्रियों के लिए सुविधा देने का काम किया है। चौथा, ये पीपीपी मॉडल की बात करते हैं, कहां से पैसा आएगा, कौन इनके साथ पीपीपी मॉडल से समझौता करेंगे। चार दीवारी बनाने के लिए कहते हैं हम पीपीपी मॉडल पे काम करें, क्या इस तरह की एक पार्टी ये कैसे काम चलाएगी। और दूसरा कि जहां बुलेट ट्रेन की बात करिए, जबकि आज के दिन रेलवे ट्रैक इनके पास नहीं है जो बुलेट ट्रेन चलाने के लायक हो। ये सिर्फ लोगों को हसीन सपने दिखाने का काम किया। जिस तरीके से चुनाव से पहले इन्होंने लोगों से गुमराह करके वोट हथियाए, अभी इसी तरीके से सदन में भी झूठा इस तरह का बजट पेश करके लोगों को गुमराह करने का। साहब, आपके पास वापस भी लौटूंगा मैं। फिलहाल यहाँ रामनिवास जी, यहाँ एक छोटी समस्या है जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को धोखा दिया। आपके हिसाब से भी लगता है आपको? देखो, जिस हिसाब से मोदी जी ने सपने दिखाए थे जी, और जिस हिसाब से देश को एकदम से आसमान में पहुंचाने की जो बात की थी, युवाओं को आसमान में, बड़े अच्छे सपने दिखाए थे। जिस हिसाब के सपने दिखाए थे उस हिसाब का बजट नहीं है, उसी से बहुत ही बेहतर हो सकता था। यहाँ पर हमारे पास हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में विकास करने की जरूरत है, और सबने ये सोचा था, वोट भी दी थी, मेजोरिटी में भी इसलिए भेजा था कि बहुत कुछ रहेगा, लेकिन ज्यादा हमें कुछ नया इसमें नहीं दिख रहा है, कुछ नजर नहीं आ नया नजर नहीं आ रहा है। नए की जो बात है, जो केवी सिंह जी ने भी बोला है कि पैसा कहां से आएगा। कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि जो पैसा भ्रष्टाचार में गया, अगर वो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा तो पैसा यहीं से आ जाएगा। पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर सरकारी पैसा भ्रष्टाचार में खाया गया है, और भ्रष्टाचार का पैसा बचेगा वो विकास के काम में लगेगा। डॉक्टर साहब, सुना आपने जो कह रहे हैं हमारे मेहमान? एमपी के घर में 1.25 करोड़ रुपया मिला है। भ्रष्टाचार का भी ताजा सबूत है, अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जो आपके बिहार के यहाँ सीटिंग एमपी के यहाँ से 1,15,00,000 रुपए नकद मिले हैं। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगा अगर आप मुझे बताएं कि जो ये तमाम चीजें कह रहे हैं आप, जिस तरह से बातें करते हैं कि जो कोशिशें की गई हैं, एक शुरुआत की गई है, उस शुरुआत की कहीं ना कहीं सराहना करनी चाहिए, ना कि अगर हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं क्योंकि हम विपक्ष में। नहीं, सराहना जो सही चीज होगी उसकी सराहना करेंगे। गरीब आदमी के लिए उन्होंने क्या सुविधा दी है? जो दूसरे दर्जे में यात्री करने वाले लोगों को कोई सुविधा नहीं दी। ये बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, ये तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, तो गरीब आदमी के लिए क्या है? दूसरा, इन्होंने धोखा किया। अगर बजट आ रहा था 3 दिन 4 दिन पहले, रेल भाड़ा और किराया क्यों बढ़ाया इन्होंने? बिल्कुल, मोहनलाल जी को जवाब देंगे। एक गरीब आदमी जो लाइन में खड़ा होकर टिकट लेता था, वो अपने टेलीफोन पे एसएमएस करके रेल में सफर करेगा। जो गरीब आदमी सेकंड क्लास में सफर करता था, उसको टॉयलेट की सुविधा मिलेगी, उसको साफ सफाई की सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। और नहीं, कहीं ना कहीं मोहनलाल जी उसमें जा रहे हैं। सही बात तो ये है, गरीब आदमी पे बोझ पड़ा है, आम आदमी पे बोझ पड़ा है, जो गुजारा अच्छा, नहीं कर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस बजट को राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं? क्या हम देश हित की दृष्टि से नहीं देख रहे? हम बिल्कुल आम जनता की जो बातें हैं, उनकी जो जरूरतें हैं जी। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं, अगर कोई बढ़ता है सुविधाएं देने से, अगर आम जनता पर बोझ पड़ता है तो ऐसी सुविधाओं को दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि हमारे हरियाणा में गरीब जनता। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से यह बजट बनाया गया है, इस पर कुछ सफाई देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हेलो जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के चलते यह बजट तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं रेलवे को निजी हाथों में बेचने की तैयारी है, इस पर आप सफाई देना चाहेंगे? खोल के बताएंगे आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, 7 सांसद होने के बाद भी हरियाणा, और दूसरा आप भेदभाव आप देखें,
शिवसेना को खुश करने के लिए जी। लोकल ट्रेन में बॉम्बे में किराया कम कर दिया और एनसीआर के रीजन में के 3 तरफ हरियाणा आता है और हरियाणा के साथ इन्होंने भेदभाव किया। और एनसीआर के अंदर क्यों नहीं इन्होंने किराया कम किया, जबकि शिवसेना को खुश करने के लिए बॉम्बे के अंदर लोकल ट्रेन का किराया कम किया। ये हरियाणा के साथ भेदभाव है और क्या नहीं है। भेदभाव है। मोहनलाल जी आखिरी में चाहूंगा आपसे मैं ये जवाब। बताता हूं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आपने तो शिवसेना, वो तो ये कह रहे हैं ना क्या कहीं ना कहीं वहां पे विधानसभा चुनावों से कुछ करने के लिए आपने कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है कोई। लेकिन हरियाणा एनसीआर के लिए क्यों नहीं किया गया है? हरियाणा एनसीआर के लिए नहीं किया गया, वो तो मंत्री जी जवाब देंगे। मंत्री जी जवाब देंगे। रामनिवास जी, आपको भी लगता है कम किया जाना चाहिए था? मैं तो कहता हूं पूरे एनसीआर में जी। जिस हिसाब से वहां किया है उस हिसाब से किराया कम करना चाहिए था। जी। और जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी की बातें जो मानी है वो देश हित में है, तुरंत से उनको लागू करने की वक्त बात। की कमी है। रामनिवास जी, मैं तीनों लोगों से एक एक सवाल जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अगर इस बजट को नंबर देने की बात करूं तो क्या पास होने लायक नंबर देते हैं आप इसे? मैं इस नंबर के पे तो नहीं जाता। एक मैं आपको बताऊं, हर ये कहते हैं प्रगतिशील बजट है और इसका उदाहरण आपके सामने जो ही रेलवे बजट पेश हुआ, शेयर का सूचकांक 600 नीचे आ गए, बिल्कुल 2600 650 लोग क्या, किससे अंदाजा लगा सकते हो कि डॉक्टर साहब से शायद हमारी आवाज बार बार कट रही है डॉक्टर साहब से। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल कहीं ना कहीं सेंसेक्स की बात कर रहे हैं जिस तरह की 650 अंक नीचे आया। रामनिवास जी, एक सीधी सिंगल लाइन में आपसे भी चाहूंगा, पासिंग मार्क्स देते हैं दुष्यंत जी के खाना नहीं सही? नहीं, मैं बिल्कुल इसको संतुलित मानता हूं। उनकी जो पॉजिटिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई उसको रेलवे मिनिस्टर ने जो माना, जी। यहाँ नंबर देने की बात नहीं है। बात यह है कि हरियाणा को उसका हक और ज्यादा मिलना और चाहिए, ज्यादा हक मिलना चाहिए। मोहनलाल जी, आपको भी लगता है कि कुछ कमी रह गई है, आगे कोशिश की जाए तो? जी जी जी, एक सेकंड, अब ये पहला बजट है जी। पहले बजट में जो घोषणाएं की हैं, अब डर ये है क्योंकि हम पीछे से यूपीए सरकार से डरे हुए हैं, कहीं घोषणा की घोषणा ही ना रह जाए, वो धरातल पे होना चाहिए। पीछे हमारे कांग्रेस ने वो तो तमाम लोग कह रहे हैं कि जब तक ये धरातल पर नहीं आएगा जब तक इस बजट का कोई औचित्य नहीं। मोहनलाल जी, सिंगल लाइन में आपसे भी चाहूंगा। इसमें ये जो 4 धाम को जोड़ने की बात इस बजट नहीं, मैं बजट से बाहर निकलता हूं कि क्या क्या योजनाएं हुई हैं। योजनाएं हैं वो जुड़ जाएंगी तब बहुत अच्छा होगा। लेकिन रामनिवास जी, आपको लगता है हरियाणा के लिए कुछ और मिलना चाहिए था, कुछ रह गया जिसके लिए आगे कोशिशें की जाएंगी? शुरुआत में जो मिलना चाहिए था वो ठीक मिला है और आगे भी बजट आएंगे। अभी तो बहुत बजट आएंगे और बहुत कुछ मोदी जी करेंगे, हरियाणा के लिए करेंगे, पूरे देश के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में आए। मोहनलाल जी, रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहरहाल कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस बजट की तो पास है या फेल है इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि पूरी तरह से उम्मीदों पर खरा भी नहीं उतरा है और पूरी तरह से उम्मीदें तोड़ी भी नहीं है, बीच का नजर आता है। ऐसे में जनता सवाल उठा रही है, क्या यही अच्छे दिनों की शुरुआत है? क्योंकि मोदी जी कह रहे थे अब देखना होगा, अच्छे दिन तब आएंगे जब धरातल पर ये तमाम योजनाएं पूरी हो जाएंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद BMH न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।